नमस्कार। आज हम रीतिकालीन काव्य की परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। यह आप सभी जानते हैं कि रीतिकालीन काव्य की जो समय सीमा है वह संमत 1700 से लेकर संमत 1900 तक स्वीकार की जाती है। अर्थात सन की बात हम करें तो सन 1643 से सन 1843 तक रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। आज हम रीतिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिना वक्त जाए कि ये बात करते हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। तो देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों की अगर हम चर्चा करें तो ये जो काल है इसमें राजनीतिक अस्थिरता का काल रहा है और व्यक्तिवाद और निरंकुश राजतंत्र का काल रहा है। यानी ये जो रीतिकाल की जो कालावधि का जो बात करें हम इसकी, तो यह काल एक निरंकुश राजतंत्र और व्यक्तिवाद तंत्र के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। हम इस पूरे को समझने के लिए, रीतिकालीन राजनीतिक परिवेश को समझने के लिए कुछ प्रमुख शासकों की हम चर्चा करते हैं, जिनमें अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और औरंगजेब के उत्तराधिकारी। हमने रीतिकाल की जो समय सीमा है या उससे पहले का समय है, क्योंकि यह भी आप जानते हैं कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब माना जाता है। यानी जो परिस्थितियां होती हैं किसी भी समय की, वे उस समय के साहित्य को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं। अर्थात उस समय की जो परिस्थितियां हैं, भले वे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, ये सभी परिस्थितियां कमोबेश साहित्य को प्रभावित करती हैं। और रीतिकालीन जो साहित्य है वह भी उसका अपवाद नहीं है। जो रीतिकालीन साहित्य रचा गया, जब हमने रीतिकालीन साहित्य की चर्चा की तो हमने पाया कि इसमें श्रृंगारिकता अधिक है, साथ में कुछ इसमें नीति काव्य भी है, तो वीर रस का काव्य भी है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, भाई ऐसे कौन कौन सी प्रेरक परिस्थितियां रही कि कवियों को ये सब लिखना पड़ा। तो इस पर बात करने के लिए ही आज हम चर्चा करते हैं राजनीतिक परिस्थितियों की। तो राजनीतिक परिस्थितियों को हम इन शासकों के संदर्भ में अगर बात करें तो हमें यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो बात करते हैं अकबर की। रीतिकाल का समय रीतिकाल से पहले है, परंतु इन्होंने जिस समन्वय की स्थापना की, जैसा आप जानते हैं सम्राट अकबर ने समन्वय का परिचय दिया। उन्होंने दीन ए इलाही धर्म चलाया और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करने का सम्राट अकबर ने प्रयत्न किया। परंतु जब हम जहांगीर तक आते हैं, 1605 के बाद की बात करते हैं, तो हमें पाते हैं कि जहांगीर के समय में जो विलासिता थी वो हावी होने लगी और जो राजकार्य की जो कार्य थे वे भी उससे बहुत हद तक प्रभावित होने लगे। तो यहाँ पर जो जहांगीर है, उनकी जो बेगम है नूरजहां, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो नूरजहां का राजकार्य में हस्तक्षेप होने लगा। नूरजहां के साथ ही नूरजहां के जो सगे संबंधी थे, उनके रिश्तेदार थे, उनका भी राजकार्य में हस्तक्षेप होने लगा और वह हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय एक कहावत प्रसिद्ध हो गई थी कि आध शेर कबाब हो, एक शेर शराब हो, नूरजहां की सल्तनत है, खूब गोया खराब। अर्थात उस समय जहांगीर को शासन से विशेष रूप से
ज़्यादा लेना देना नहीं रहा था और नूरजहां का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे प्रजा जो थी वह संतुष्ट नहीं थी। अर्थात प्रजा के हक अधिकारों का, प्रजा की सुख सुविधाओं का इतना ध्यान नहीं रखा जा रहा था। और हम जहांगीर के बाद में बात करते हैं शाहजहां की, जिनका काल सन 1627 से सन 1558 तक माना जाता है। तो इस काल की जब हम बात करें तो शाहजहां कला प्रेमी थे। इन्होंने साहित्य, संगीत और कला को अपने यहाँ पर खूब प्रश्रय दिया। इनके काल में इन कलाओं की बहुत अधिक उन्नति हुई और जो कवि थे, जो कलाकार थे, उनको राज्य संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके कारण से कला का विकास हुआ। और जैसा आप जानते भी हैं कि जहाँ पर अगर युद्ध की स्थिति हो या विपरीत स्थिति तो हो, तो वहाँ पर काव्य सृजना उस रूप की नहीं हो पाती। जैसा वृंद कवि ने कहा भी है कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहाग। यानी जिस प्रकार से युद्ध के चित्रण में रस और श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती, तो शाहजहां का जो काल था वह शांति का काल था। इस काल में शांति रही, युद्धों का विशेष वातावरण नहीं रहा और शाहजहां स्वयं भी कला प्रेमी थे। उन्होंने सभी कलाकारों को अपने यहाँ पर आश्रय दिया। तो इन सब का प्रभाव यह हुआ कि इस काल में साहित्य, संगीत और कला की विशेष उन्नति हुई, क्योंकि उसे पनपने का, यानी साहित्य, संगीत और कला को पनपने का एक सही अवसर मिला। एक ऐसा अवसर मिला जहाँ पे वे पनप सकते थे। अर्थात युद्ध में आदि में साहित्य, संगीत, कला आदि विशेष रूप से पनप नहीं पाते हैं, परंतु इस काल में जो शांति रही उसका परिणाम रहा कि यहाँ पर जो कला थी वह खूब फूलित हुई, प्रफुल्लित हुई। और इस काल के जो रत्न जड़ित तख्ते ताउस है, चाहे उसकी बात करें और चाहे हम ताजमहल की बात करें, ये उस काल की कला के जीवन प्रमाण थे। अनेक कवियों की जो बेहतरीन रचनाएं हैं वो इस समय में साहित्य रचना की प्रमाण है। अब हम बात करते हैं शाहजहां के बाद की। तो शाहजहां के बाद में औरंगजेब आते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। इनमें से जो औरंगजेब हैं वे बहुत ही कट्टर प्रवृत्ति के थे। वे धार्मिक असहिष्णु थे, धर्मांध थे और कट्टर थे और कला प्रेमी भी नहीं थे। तो इसका परिणाम यह हुआ सबसे पहला तो कि शाहजहां ने अपने पिता को कैद करवा दिया और उन्होंने एक भाई को धोखे से मरवा दिया, दूसरे को बंगाल की तरफ भगा दिया और एक भाई जो उनका था दारा, उसको जगह जगह भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब की जब बात करते हैं तो औरंगजेब एक प्रकार से कुटिल प्रवृत्ति का था और साहित्य, संगीत और कला प्रेमी नहीं था। तो शाहजहां ने जिन कलाकारों को प्रश्रय दिया था, जिन कलाओं को उन्होंने पनपाना चाहा था, और यह भी आप जानते हैं कि जिस तरह से राजा का व्यवहार होता है या जो राजा की नीतियां होती हैं, प्रजा भी उनके अनुसार ही हो जाती है। कहा भी जाता है जैसी राजा वैसी प्रजा, कथन आज भी ताजा है। यानी जैसा जहाँ का राजा वैसी वहाँ की प्रजा। तो राजा के अनुसार प्रजा भी व्यवहार करती है। तो शाहजहां के काल में जो प्रजा थी उन्होंने कला की उन्नति करनी चाहिए और कला में बहुत अधिक उन्नति की। परंतु जब औरंगजेब आए और औरंगजेब जब सत्तासीन हुए सन 1658 में, तो उस समय उन्होंने जो कला थी उसका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। उसके समय में उन्होंने कलाकारों को वहाँ से निकाल दिया। तो उस औरंगजेब के काल में न तो कला को प्रश्रय मिला, न कलाकारों को मान सम्मान मिला।
इसलिए उनके काल में साहित्य, संगीत और कला इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं कही जा सकती, यानी ना के बराबर कोई रचनाएं मिलती हैं उस समय के काल की। और दूसरी बात, औरंगजेब धार्मिक असहिष्णु था, यानी जिस नीति पर अकबर चल रहे थे, जिस नीति पर कमोबेश उनके बाद के शासक चल रहे थे, औरंगजेब ठीक उनके विपरीत हो गए। औरंगजेब का जो ध्यान रहा वो केवल और केवल राज्य विस्तार पर रहा, अर्थात औरंगजेब का जो मुख्य ध्येय था वह राज्य विस्तार करना था, भले ही उसके लिए उन्हें साधन संसाधन कैसे भी अपनाने पड़े। यानी औरंगजेब के लिए इस बात का कोई महत्व नहीं था कि उनको साधन संसाधन किस प्रकार के अपनाने पड़ते हैं, जनता पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, जनता उनके अत्याचारों से कितनी त्रस्त है, और आए दिन होने वाले युद्ध से विकास की कोई विशेष बात नहीं होने वाली है, विशेष विकास नहीं होने वाला है। इन बातों से औरंगजेब को कोई लेना देना नहीं था। उनका काम था केवल और केवल अपनी सीमाओं का विस्तार करना और धार्मिक कट्टरवाद स्थापित करना। इसलिए औरंगजेब को इतिहास में याद किया जाता है तो एक कट्टरवादी सम्राट के रूप में या धार्मिक असहिष्णु सम्राट के रूप में याद किया जाता है। तो औरंगजेब के समय में कला की भी विशेष उन्नति नहीं हुई, साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और हुई, वह यह है कि औरंगजेब धार्मिक कट्टर था। उसने इस तरह के काम किए जिससे जनता में और जो सामंत थे उनमें असंतोष व्याप्त हो गया, और उस असंतोष के चलते ही महाराष्ट्र में मराठों और पंजाब में सिखों से उसे चिरकाल तक लोहा लेना पड़ा, और यहाँ तक कि राजस्थान के जो शासक थे वे भी बहुत अधिक असंतुष्ट हो गए और उसे ताउम्र संघर्ष में गुजारना पड़ा, और इसी स्थिति में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि जहाँ अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की बात की, जहाँ धार्मिक समन्वय की बात की, जहाँ पर ये स्थापित करना चाहा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में एक सूत्र में जिनको पिरोना चाहा, और वह औरंगजेब तक आते आते बिल्कुल से विच्छिन्न हो गई। यानी अगर इन 200 वर्षों की हम बात करें तो यह काल मुगल काल का उत्थान का काल भी है, यानी ऐसा समय भी रहा जब मुगल काल चरमोत्कर्ष पर रहा, तो इसी दौरान मुगल साम्राज्य का पतन भी देखने को मिलता है। औरंगजेब के पश्चात की हम बात करते हैं तो औरंगजेब के पश्चात जो उत्तराधिकारी हुए, भले वे कोई भी उत्तराधिकारी रहे हो, वे इतने शक्तिशाली नहीं रहे। अर्थात अगर हम बात करें 1707 ईस्वी सन तक, वहाँ तक जो मुगल काल है उसका जो काल चला, या यूँ कहें कि उस समय तक उनकी जो राजनीतिक स्थिति के अगर हम बात करें तो वहाँ तक राजनीतिक एक सूत्रता स्थापित रही। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उत्तराधिकारी हुए, वे उत्तराधिकारी इतने कुशल और इतने योग्य नहीं थे। वे मुगल साम्राज्य की बागडोर थामने में या बागडोर को संभालने में, मुगल साम्राज्य को अच्छी तरह से चलाने में असमर्थ साबित रहे। और इसमें नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है, उनका जो आक्रमण रहा उसने मुगल साम्राज्य को पतन तक पहुंचा दिया। इसी दौरान एक और बात महत्वपूर्ण घटित होती है, वह होती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भारत में आगमन की। तो ब्रिटिश जो कंपनी थी वह भारत में आई, और उसने जब ये देखा कि यहाँ का जो राज्य है वो छिन्न है, अनेक सामंत अनेक सरदार हैं, मुगल साम्राज्य की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने जो सामंत थे उनको भी और जो देसी राजा थे उनको भी प्रलोभन दिया और अपनी ओर मिला लिया, और यहाँ पर अपना धीरे धीरे अपना राज्य स्थापित करना उन्होंने
प्रारंभ कर दिया। और जिस कला की बात हम कर रहे हैं कि जहां पर शाहजहां के समय जो कला विकसित हुई, अंग्रेजों ने उसका विपरीत फायदा उठाया और उन्होंने जो देसी राजा थे उनको सुविधाएं मुहैया करवाई, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना था। तो उन्होंने जानबूझकर सामंतों को, अमीरों को खुलकर विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। तो जो विलासिता रीतिकालीन इन शासकों में कमोबेश थी, उसी का परिणाम यह रहा कि जो विलासिता थी वो अतिशय हो गई। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है, इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है, समाज पर, यानी मनुष्य के जीवन का कोई भी क्षेत्र इस बात से अछूता नहीं रह सकता। तो जैसे उस समय में जो राजाओं की विलासिता थी, उसका कमोबेश असर प्रजा पर भी आ गया। और इस प्रकार से जो रीतिकाल की हम बात करते हैं, राजनीतिक स्थिति की हम बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि रीतिकालीन जो समय है, यानी जो रीतिकाल है, वह राजनीतिक अस्थिरता, निरंकुश राजतंत्र और व्यक्तिवाद का समय है। यह समय मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का भी है, यानी मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष का भी है, तो मुगल साम्राज्य के पतन का भी है। तो इस प्रकार से हमें देखते हैं कि यह काल राजनीतिक अस्थिरता का काल रहा है और कुर्सी के लिए, राज पाने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे, वे सारे हथकंडे इसमें अपनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थिति की। तो सामाजिक परिस्थिति की हम बात करें तो जब हम सामाजिक अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्रत्येक काल में दो वर्ग रहे हैं, एक उच्च वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। और इन दोनों वर्गों में ही बहुत असमानता रही है, यानी उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बहुत असमानता रही है। चाहे वो सामाजिक स्टेटस की बात करें, भले हम राजनीति की बात करें या हम आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इनमें बहुत अधिक असमानता रही है। वही असमानता हमें रीतिकाल में भी देखने को मिलती है, यानी रीति उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में इस काल में बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है। और दूसरी बात, इस समय में महिलाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो ये शासक थे, जो सम्राट थे, वे अपने विलास के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार से अनेक रानियां रखते थे और उन रानियों की सेवा करने के लिए अनेक प्रकार की दासियां हुआ करती थी। और उन दासियों के या उन रानियों के संबंध कई बार वहाँ के जो अन्य जो सरकारी जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, उनके साथ भी हो जाया करते थे और वहाँ पर एक षड्यंत्र की स्थिति कायम रहती थी। और इस षड्यंत्र में एक बात तो यह होती थी कि इसके कारण से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती थी, हमेशा संदेह और संशय का और आशंका का माहौल बना रहता था, राजकार्य अच्छे से नहीं चल सकता था, तो समाज का विकास भी संभव नहीं था। यानी जब राजनीति स्थिति अच्छी नहीं हो सकती तो समाज का विकास भी उसी पर निर्भर करता है, इसलिए समाज का भी उस रूप में विकास नहीं हो सकता। और कमोवेश राजाओं का या उच्च वर्ग का जो अनुकरण है
वह मध्यम वर्ग या निम्न वर्ण भी करता है। तो जैसा थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि इस काल में विलासितापूर्ण जीवन में भरोसा किया जाने लगा था, तो उसका कमोबेश असर समाज का जो प्रत्येक वर्ग था उस पर भी आ गया था। और इसका जो उदाहरण है, इनकी विलासिता का जो उदाहरण है, वह अकबर के द्वारा लगाए जाने वाले मीना बाजार हो या फिर शाहजहां द्वारा लगाया जाने वाला रूप मेला हो। यानी वहां पर सुंदर स्त्रियों का चयन किया जाता और उनको अपने महलों में रखा जाता। तो इस प्रकार से इस काल की जो सामाजिक स्थिति थी वह भी अच्छी नहीं थी और प्रजा पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए गए थे, जिससे भी उनकी स्थिति दयनीय हो चली थी। तो सामाजिक स्थिति में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग विद्यमान था, जिसमें निम्न वर्ग की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं थी। और महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण से, यानी रीतिकाल में जिस तरह का साहित्य रचा गया राजाओं के मनोरंजन करने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जिसकी खाए बाजरी ताकि बजाए हाजरी, यानी जिसकी बाजरी खाएगा कोई, जिसकी रोटी खाएगा, उसको उसकी हाजिरी बजानी पड़ेगी, उसको उसके हुक्म के अनुसार चलना पड़ेगा, भले ही वो कोई कवि हो या भले ही वो कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी हो। तो ये बात सभी जगह लागू होती है। तो यही बात रीतिकाल पर भी लागू हुई। तो रीतिकाल में जिस तरह के राजा थे, उनका मनोरंजन करने के लिए उसी तरह का साहित्य रचा गया, यानी राजाओं का अधिक से अधिक मनोरंजन हो, इसलिए साहित्य भी जो राजाओं का मनोरंजन करवाए, जो राजाओं की विलासिता को और बढ़ाए, उनको और बल दे, उनमें जोश भरे, उनमें उमंग भरे, इस तरह का साहित्य रचा गया। यद्यपि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सब चीज़ों के अलावा भी या इन प्रवृत्तियों के अलावा भी उस काल में नीति साहित्य भी रचा गया है, तो वीर रस का काव्य भी रचा गया है। परंतु जो अधिकतर कि जिसकी हम चर्चा करें वह सीमा किसकी रही? वह सीमा रही रसयुक्त वाक्य, रसयुक्त काव्य की, यानी जो काव्य था जिसमें श्रृंगारिक काव्य जिसको हम कह सकते हैं, उसकी अधिक प्रबलता रही। यानी इस काल में श्रृंगारिक काव्य अधिक रचा गया और श्रृंगारिक काव्य का इतना अधिक प्रभाव रहा कि यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग था उस तक भी उस काव्य ने प्रभावित किया उनको भी। अर्थात उस समय जो निम्न वर्ग था वह भी कहीं न कहीं इन सारी बातों से अछूता नहीं रह पाया था और महिलाओं को उस समय विलास या भोग की सामग्री समझा जाता था। यानी महिलाओं को उस समय समाज में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त नहीं था, उनको भोग की विलास की वस्तु समझा जाता था। तो इस कारण से बाल विवाह प्रथा ने जोर पकड़ लिया और इसी के साथ में अतिशय दिखावा व्याप्त हो गया। समाज में जो अतिशय दिखावा था वह भी व्याप्त हो गया। तो इस काल में हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्थिति थी वह ठीक नहीं थी, भले वो महिलाओं की बात हो, निम्न वर्ग की बात हो, भले वो राजाओं के जो सामाजिक जीवन था उसकी बात हो, रानियों के सामाजिक जीवन की बात हो और दूसरे तरह का जो सामाजिक जीवन है चाहे उसकी बात हो। राजा अपने अनेक रानियों के होते हुए भी वे व्यभिचार करते हुए या अन्य प्रकार के जो काम करते हुए उनको बिल्कुल कम संकोच नहीं होता था। तो इस प्रकार से वे देखते हैं कि इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था और सामंतशाही के जितने भी दोष हो सकते हैं उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जन सामान्य के जीवन पर भी पड़ रहा था। शासित वर्ग में एक श्रमजीवी कृषक आते थे तो दूसरी ओर सेठ साहूकार हैं जो दुकानदार हैं वे आते थे और वहां पर जन सामान्य शोषण का शिकार था। जन सामान्य पर अनेक प्रकार के कर आदि लाद दिए गए थे तो जन सामान्य शोषण का शिकार था और समाज अनेक वर्गों में, अनेक जातियों में और अनेक उपजातियों में विभाजित था और उन जातियों में आपस में कोई समन्वय, कोई एकता
की कोई बात नहीं थी, यानी समाज एक सूत्र में बंधा हुआ नहीं था। पुरुष और स्त्री में भी असमानता थी, तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में भी बहुत अधिक असमानता थी। तो उसी प्रकार से निम्न वर्ग में भी जातियों और उपजातियों में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान थी। तो इस समय की हम कुल मिलाकर हम बात करें तो सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। यह था रीतिकाल की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस दोनों ही जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आपने इनको बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तेरी क्यों वही